नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होना या कानूनी पेचीदगियों के चलते हुए एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं, उसके कानूनी जो जानकारियां उससे संबंधित हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। कैसे उस कानून का उपयोग आप कर सकते हैं और कैसे वो कानून आपके अधिकारों को सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है, ये तमाम चीजें आपके सामने बताते हैं। और आज का जो विषय हमारा है वो है मोटर दुर्घटनाओं के बारे में, कि मोटर दुर्घटनाओं में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अपने क्लेम आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कॉम्पनसेशन का आप दावा उसमें कर सकते हैं, उसके संबंधी क्या प्रावधान है। कानूनी सहायता के लिए स्क्रीन पर नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर पर फोन करके आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं, बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हो। ना सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम्स को लेकर, बल्कि अगर कुछ और भी कानूनी समस्या आपके सामने है, आपके जहन में है, तो आप निसंकोच हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल रख सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको बेहतर कानूनी सहायता हमारी तरफ से, सलाह हमारी तरफ से जरूर दी जाए। आज दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता योगेश स्वरूप हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, खासतौर पर इस बारे में जानकारी देने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। जब हम लोग मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स की सर बात करते हैं तो किन परिस्थितियों में ये चीज सामने आती है, प्रावधान क्या कहता है? देखिए आनंद जी, जब कोई मोटर एक्सीडेंट होता है तो ये एक बड़ी त्रासदी है वैसे तो, लेकिन उसके लिए एक तो क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है कि किसकी लापरवाही से ये मोटर एक्सीडेंट हुआ है जी। दूसरा, उसके साथ साथ मुआवजे का, कॉम्पनसेशन का प्रावधान भी इसमें किया गया है कि विक्टिम को इसमें कॉम्पनसेशन दिलाया जाए। उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होते हैं, जिनमें ट्रिब्यूनल में ये दावे डालकर कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है। जी, ठीक है। जो हम क्लेम की बात करते हैं सर, तो क्लेम का क्या सिर्फ एक ही तरह के क्लेम्स होते हैं या फिर क्लेम में भी अलग अलग सेगमेंटेशन किया गया है? भाई सेगमेंटाइज उनको किया गया, किस एक्सीडेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्लेम? जब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में दावा दाखिल किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से मोटर एक्सीडेंट हुआ है, उसी के बेसिस पे ये सारा होता है। आप देखिए कि अगर जो आउटलाइंस हैं इसकी, कॉम्पनसेशन देते समय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को ये ध्यान रखना होता है कि क्या ऑक्यूपेशन था विक्टिम का, क्या उसकी एज थी, क्या उसका इनकम थी और उसके डिपेंडेंट कितने हैं और क्या उनकी एज है। ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए कॉम्पनसेशन निर्धारित किया जाता है। ठीक है सर। इस वक्त महाराष्ट्र से रामलाल हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रामलाल, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी। हाँ सर, एक 96 में एक ले ऑफ की केस थी इंडस्ट्रियल कोर्ट में। जी। हाँ, वो 2003 में ऑर्डर हुआ, कामगारों की तरफ पूरा पगार दिया जाए, तो वो यूनियन लड़ रही थी केस। जी। उसके बाद में उसको रिपीटेशन चेयरमैन ने हाई कोर्ट में अपील किया। तो हम 99 में हम वीआरएस में निकल गए। 2003 में उसका ऑर्डर हुआ। जी। कुछ कामगार वहाँ कंपनी में रहे थे, यूनियन भी थी वहाँ पे। जी। उन्होंने 2013 में एग्रीमेंट करके वो केस वहाँ से विड्रॉ कर लिया और जितने लोग रहे थे वहाँ कंपनी में उनको पैसा दे दिया मालक ने। जी। तो हमने वो लेबर कोर्ट में एक केस दाखिल किए थे कि कोर्ट का अपमान हुआ करते। तो आप चाहते हैं कि कॉम्पनसेशन आपको भी मिले, इसके लिए आप कानूनी सहायता चाहते हैं हमारी तरफ से? तो वो ऑर्डर दिया लेबर कोर्ट ने कि भाई इसमें मैनेजमेंट की गलती है। जी। चेयरमैन की गलती नहीं, इसलिए चेयरमैन के ऊपर यह नहीं बन सकता। जी। रामलाल, आप हमसे क्या चाहते हैं? हमसे किस तरह की सहायता चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भाई हाईकोर्ट में चेयरमैन पार्टी बनी थी, तो चेयरमैन को अपन यहाँ नहीं कर सकते क्या पार्टी?
नॉर्मल इसके लिए जो अब तक का जो भी केस रहा है उसके जितने भी जजमेंट्स अभी तक आए हैं वो तमाम चीजें हमें देखने की जरूरत होगी, क्योंकि जजमेंट में क्या चीजें मेंशन की गई हैं उनको पढ़ना उनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है कोई भी कानूनी सनद लेने से पहले। तो बेहतर होगा कि जितने भी अब तक की कानूनी कार्रवाई के कागजात रहे हैं उस केस से संबंधित वो तमाम चीजें पहले आप हम तक भेज दी उसकी कॉपी, उसके बाद हम हमारे एक्सपर्ट्स उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कोई भी जो सहायता है वो आप तक हम पहुंचा सकें। हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है यहाँ पर, हमारा एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, तो आप किसी भी माध्यम से हमें वो भेज सकते हैं कागजात और उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आपको कोई सहायता हम लोग दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर मैं जानना चाहूँगा योगी जी आपसे कि क्या एक्सीडेंट कितना बड़ा हुआ है, क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके का केस रजिस्टर होना है, क्रिमिनल केस रजिस्टर होना है या नहीं होना है? नहीं, बात बड़े एक्सीडेंट से नहीं है, उसमें विक्टिम की क्या पोजीशन है, क्या वो इंजर्ड हुआ है, इंजर्ड हुआ है तो इंजरी के हिसाब से उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा, और अगर विक्टिम की डेथ हो गई है तो उसके फैमिली मेंबर्स को 166 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ये तय करता है कि कौन कौन लीगल आयर्स उसके जो भी हैं वो ये दावा डाल सकते हैं और उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा डेथ के बाद विक्टिम की। तो ये तय करेगा कि एज क्या थी विक्टिम की या डिजीज की, उसके हिसाब से उसका ऑक्यूपेशन, उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जो दावा डालने के लिए अधिकृत हैं उनकी एज और उनकी पोजीशन, उसके हिसाब से ये तय होगा। ठीक है, लेकिन सर प्रोसीजर से पूरा क्या होता है अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, बहुत गंभीर उनको चोटें आती हैं तो उसके बाद वो क्या करें? प्रोसीजर इसमें यह है कि सबसे पहले तो उस एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, जितना जल्दी हो सके नज़दीक के थाने में, जो भी जिस थाने का एरिया है उसमें एफआईआर रजिस्टर हो। उसके बाद इसमें जहाँ तक लिमिटेशन का सवाल है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द ये दावा मोटर अधिकरण के अंदर डालना चाहिए। उसमें कोर्ट दो तरीके के मुआवजे देती है, एक धन संबंधी और एक गैर धन से संबंधित, यानी पेक्यूनरी और नॉन पेक्यूनरी। कुछ ऐसे इसमें वो होते हैं मुआवजे, जैसा कि आप जानते हैं कि विक्टिम की एक ऑक्यूपेशन था, उसकी एक इनकम थी ये, और उसके सर्टेन एक्सपेंसेस हुए, इलाज में खर्च हुए, तो ये सब पेक्यूनरी उसके अंदर कॉम्पनसेशन के अंदर आएंगे। लेकिन लव एंड अफेक्शन है, कोर्ट इस बात के लिए भी मुआवजा देती है। साथ में पेन एंड सफरिंग है, ये सब नॉन पेक्यूनरी कॉम्पनसेशन में जाते हैं, ये भी अवार्ड किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन सर एफआईआर हमने दर्ज कराई, उसके बाद कोर्ट तक मामला कैसे पहुंचेगा, क्लेम हम कैसे करेंगे? अगर तो इंजर्ड का केस है, इंजरी का केस है, तो विक्टिम खुद पिटीशन को साइन करके वकील का माध्यम से या खुद पिटीशन को कोर्ट में डाल सकता है, जैसा मैंने कहा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। और यदि विक्टिम की डेथ हो गई है तो उसके 166 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में डाल सकते हैं। उसके बाद सारा जो ये क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड है ये उसके अंदर फाइल कर दिया जाता है या कोर्ट द्वारा मंगा लिया जाता है। तो ये बात तय करते हुए कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें किसकी नेग्लिजेंस थी, और अगर विक्टिम की या डिजीज की भी कोई कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी, इसको भी कोर्ट तय करेगा और उसके हिसाब से एक समग्र रूप से निर्णय देकर उसमें मुआवजा तय किया जाए। ठीक है, इस वक्त अरविंद महाराष्ट्र से हम तो जुड़ चुके हैं। अरविंद, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी अरविंद। हेलो अरविंद, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लें, उसके बाद बेहतर तरीके से हम आपको सुन पाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। और अपने तमाम दर्शकों से दरख्वास्त है कि जब भी आप हम तक जुड़े तो अपनी टीवी की वॉल्यूम आप बंद रखें ताकि आपकी बात हम लोग और हमारी बात आप लोग सही तरीके से सुन पाएं। जिस सर हम कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं योगेश जी, तो इसमें क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति की डेथ अगर हो गई है उसके लिए कॉम्पनसेशन अप्लाई किया गया और वही जो सोर्स था इनकम का सोर्स वो वही व्यक्ति था, तो आगे महंगाई बढ़ेगी या उस व्यक्ति की भी भाई जो इनकम थी वो भी बढ़ती, तो क्या ये सब पॉइंट भी रखे जाते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने आनंद जी। ये इस बात को ध्यान में रखकर हमारी लेजिस्लेशन ने और हमारी जुडिशरी ने बहुत सेंसिटिव होकर ऐसे निर्णय दिए हैं कि जो आज इनकम का लेवल है, एक दिन जो ये महंगाई का स्तर है और सारी चीज़ों को देखते हुए ये बढ़ेगा, तो जो परमानेंट इनकम वाले व्यक्ति हैं, यदि 40 साल से कम की उनकी आयु है तो उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को 50% और बढ़ाकर एनहांस करके उसमें जोड़ा जाएगा। यदि 40 से 50 साल तक के व्यक्ति है, कोई जिनका डिजीज़ है, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनका 30% तक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में बढ़ाकर उसमें एनहांसमेंट किया जाएगा कंपनसेशन में।
लेकिन अगर 50 से ऊपर हैं तो फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उन केसों में नहीं दिया जाता है। एक सरला वर्मा वर्सेस डीटीसी, जी जी ये बड़ा माइलस्टोन केस है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया जी। है। उसमें इन बातों के साथ और भी बहुत सारी बातें निर्धारित की गई हैं, वो बहुत ही अच्छा केस है। क्या क्या चीजें हैं सर उसमें, ताकि जैसे कि विक्टिम अगर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उस केस में यदि वो अविवाहित था तो उसके कितने परसेंट जो अमाउंट है वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए काटा जाएगा। यदि फैमिली छोटी है तो 1.5 यानी आधा उसकी अपने खर्चों के लिए काटा जाएगा। लेकिन अगर फैमिली बड़ी है तो 1/3 तक भी उसका डिडक्शन होगा। इसी तरीके से यदि विवाहित स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में 1/3, 1/4 और 1/5 यानी अगर फैमिली बहुत बड़ी है, 6 लोगों से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं यदि विक्टिम पर, डिजीज पर, तो ऐसी कंडीशन में 1/5 केवल काटा जाएगा, बाकी का मुआवजा फैमिली को दिया जाएगा। ये भी उसमें निर्धारित किया ठीक है। एक बात और मैं जानना चाहूंगा सर कि अगर किसी कमर्शियल व्हीकल से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें फिर एक्यूज किसको बनाया जाएगा, जो ड्राइवर था उसको या फिर जो ओनर है उस व्हीकल का उसको? देखिए अनंत जी, इसमें 2 तरीके केस हैं। जैसे मैंने कहा, ड्राइवर हमेशा इस बात के लिए लायबल होता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी उसी के ऊपर होती है। एक्सीडेंट जो आईपीसी के अंदर 304A है जी, तो वो डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसमें हमेशा 279 और उसके अंदर 304A के अंदर वही लायबल होगा ड्राइवर। इसमें ओनर और इंश्योरर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जहां तक कंपनसेशन का ताल्लुक है, ड्राइवर, ओनर और जो उस व्हीकल की इंश्योरेंस कंपनी है, तीनों को उसमें पार्टी बनाया जाएगा और दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। ठीक है। लेकिन सर ओनर का उसमें क्या रोल रहता है अगर एक्सीडेंट ड्राइवर से हुआ है? देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट में अनंत जी ये बात तय की गई है कि प्रिंसिपल जो है, जो ओनर है, उसके बेनिफिट और उसके लाभ के लिए काम करता है ड्राइवर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है। और अगर वो व्हीकल इंश्योर्ड है तो सर्टेन कंडीशंस अगर फुलफिल की जाती हैं, जैसे ड्राइवर का फेक लाइसेंस नहीं है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को ही मुआवजा देना होता है। ये दोनों अपनी लायबिलिटी से बच जाते हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर ओनर और ड्राइवर लायबल होंगे। ठीक है। लेकिन साहब देखते हैं कि जो छोटे कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, जो कोई ऑटो ही है, तो उसमें व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति जो है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, उससे कोई एक्सीडेंट होता है, उसका व्हीकल इंश्योर्ड भी नहीं है, लेकिन पेनल्टी अमाउंट बहुत हैवी चार्ज कर दिया है, कॉम्पनसेशन बहुत हैवी कर दिया गया, जबकि उसका फाइनेंशियल अलाउ नहीं करता कि वो उतना पे कर पाए, तो तब क्या करे? ऐसी कंडीशन में जो एरिंग व्हीकल का ड्राइवर और ओनर है उसको कंपनसेशन देना होगा। आपको मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। तो ये किसी भी हालत में ज़रूर कराना चाहिए। अगर नहीं कराया जाएगा तो ओनर की लायबिलिटी आ जाएगी एंड ही विल हैव टू पे। ठीक है सर। दिल्ली से सोनिया हमारे दर्शक। सोनिया, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो, हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए पिटीशन पड़ी हुई है जी, जिसमें हमारी जो हियरिंग की डेट आती है वो आ जाती है, लेकिन हमारी फाइल नहीं सुनी जाती है, लिस्टिंग में रहती है। वो जैसे 44 पर थी हमारी और 25 तक सुन ली है उन्होंने केसेस और उसके बाद सुने ही नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, यानी आपकी सुनवाई नहीं हो पाती, मतलब डिले होती जा रही है चीजें। सर अर्ली हियरिंग डिले होती जा रही है, फिर उसके बाद फिर से 3 महीने की मिलती है। तो फिर आप चाहते हैं मतलब अर्ली हियरिंग आपके केस की हो जाए, तो उसके लिए आप प्रोसीजर आप जानना चाहती हैं? जी 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 सर, कैसे? अब देखिए ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कोर्ट्स के पास भी इतने केसेस रहते हैं कि वो नंबर रीच ही नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी दशा में केस नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल मैटर है, अगर ये बताएं कि इनकी क्या तकलीफ है और उसे अर्ली हियरिंग में लगा के विद एफिडेविट ये कहें कि हमारे केस में स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें ये ज़रूरी है कि इसकी अर्ली हियरिंग होनी चाहिए, तो कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी और अर्ली हियरिंग की डेट तय करेगी। जी, उम्मीद करता हूँ मैं सोनिया कि आपको बेहतर सहायता मिली है इस चीज़ के अंदर, और ये प्रोसीजर आप अपनाइए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वापस आप तो जुड़ सकते हैं बेहतर इस बारे में सहायता के लिए। सर, जिस लैंडमार्क जजमेंट की आपने बात की थी, तो और ऐसे क्या जजमेंट्स में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, खासतौर पर जो विक्टिम अगर बनता है तो? इस जजमेंट में ये बड़ा ही सरला वर्मा वर्सेस डीटीसी 2009 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। इससे कई कंट्रोवर्सी जो थी पहले की, एक तो ये होता था शेड्यूल के हिसाब से क्या टेबल के हिसाब से वो अमाउंट तय किया जाए, उसकी कैलकुलेशन को इस केस के बाद क्लियर कर दिया गया और निर्विवादित रूप से
अब ये क्लियर है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होनी चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दिया हुआ है, उसी के अंतर्गत सारी कैलकुलेशन होगी। इसमें यह भी तय किया गया कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जैसा मैंने बताया वो तय किए गए। इसमें यह भी तय किया गया कि कितने % या कितने हिस्से का डिडक्शन किया जाएगा टुवर्ड्स द डिजीज। तो ये सारी चीजें इसमें तय की गई हैं और सारे जो इससे पीछे के केस थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको समग्र रूप से डिस्कस किया गया है इस केस में। ठीक है, इस वक्त सर सहारनपुर से पंकज हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। पंकज, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? पंकज, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? पंकज, आपका नंबर हम तक। जी पंकज। हेलो जी पंकज, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही, अपनी बात आप रखें। जी, मेरा नाम पंकज है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ जी। जी जी, उसमें मेरी एक समस्या है। उसमें ये है कि हमने एग्रीमेंट किया है एक जमीन पर जी, है ना। तो उसमें सर हमारा जो एग्रीमेंट का टाइम था वो 3 साल था, तो 3 साल पूरा टाइम खत्म हो गया। लेकिन जिसने एग्रीमेंट कराया था तो उसकी कुछ जमीन जो थी वो उसकी दूसरे मतलब अपने नाम ना कराकर उसमें दूसरे व्यक्ति को नामित कराकर जमीन बेची थी, है ना। हेलो जी जी। हाँ, तो उसमें अब समय खत्म हो गया है और उसकी कुछ जमीन उसने दूसरे के नाम रजिस्टर्ड करवा भी दी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बची हुई जो हमारी जमीन है, तो अगर हम चाहें तो उससे करवा सकते हैं क्या? पंकज, डिपेंड करता है कि आपका जो अग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो बेहतर है कि अगर आप अग्रीमेंट की कॉपी हम तक भेज पाएंगे तो हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे, कोई सहायता इस बारे में अब तक हम पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। एक और चीज़ सर मैं जानना चाहूँगा कि वही जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि एक्सीडेंट के केस में क्या होता है, अगर जो कोई ऑटो ड्राइवर है वही अपने ऑटो का मालिक भी है, इंश्योरेंस उसके पास नहीं है, एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाती है, तो अब कॉम्पनसेशन सर कहाँ से मिल पाएगा? क्या और ऑटो ड्राइवर की हैसियत फाइनेंशियली इतनी नहीं होती कि वो एक बड़ा कॉम्पनसेशन दे पाए? देखिए, ऐसी कंडीशन में कॉम्पनसेशन तो ऑटो ड्राइवर को ही देना होगा और इस बात के लिए भी उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी कि उसने व्हीकल को इंश्योर क्यों नहीं कराया। इस बात के लिए पेनल पनिशमेंट भी है और इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रोड पर अगर कोई व्हीकल रन कर रहा है तो वो इंश्योर्ड हो, अदरवाइज इट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट फॉर द ओनर। उसके लिए बहुत तकलीफ की बात हो जाएगी उस कॉम्पनसेशन को देने के लिए, क्योंकि विक्टिम की एज, विक्टिम का ऑक्यूपेशन, विक्टिम की पारिवारिक स्थिति नहीं जानता है कोई भी एक्सीडेंट के समय, और वो कितनी भी धनी व्यक्ति हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ये मेरी एडवाइस है कि हमेशा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कम से कम व्हीकल का कराएं, अदरवाइज डिफिकल्ट। लेकिन सर अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होता लेकिन जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको नुकसान अगर पहुंचता है तो क्या तभी भी जिसने एक्सीडेंट किया है वो लायबल होता है? तभी भी वो लायबल होगा, तभी भी लायबल होगा। जैसे व्यक्ति विशेष के लिए लायबल है, ऐसे ही संपत्ति के लिए भी उसमें कॉम्पनसेशन बनता है जी, बिल्कुल उसी तरह। इस वक्त बुंदेलखंड से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी सर। हेलो जी, अपनी बात आप रखें। हेलो सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा था सर जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम सर पहले आप बंद कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम लोग सही से सुन पाएं। हेलो, चलिए सर, आपका नंबर अब तक पहुंच गया। हमारी टीम की तरफ से आपको खुद कॉल जाएगा और बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी आपकी पूरी समस्या जानने के बाद। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हम तक जुड़ने के लिए और इस बारे में बेहतर जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उस बारे में उनकी समस्याओं में बेहतर सहायता उनकी करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।